The London Top Show is sponsored by खाता बुक। बिजनेस हुआ इजी। इसका टेक्नोलॉजी का लफ्ज तो कम नहीं हो सकता है, लेकिन क्यूआर का हिसाब सिंपल हो सकता है। क्या? कैसे? खाता बुक क्यूआर से मैन, ये सब ऐप से पेमेंट एक्सेप्ट करता है और फुल हिसाब को एक जगह दिखाता है। अरे हिसाब सिंपल हो गया। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी मैन। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो। एक अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेकर पढ़ाई करना द ग्रेट इंडियन ड्रीम का हिस्सा है, क्योंकि यूनिवर्सिटी की डिग्री ही नौकरी के लिए गेट पास जैसी होती है। ऐसे बच्चों के साथ धोखा करने वाली 24 यूनिवर्सिटीज की एक लिस्ट यूजीसी ने निकाली है। बड़ी खबर में आज इन्हीं यूनिवर्सिटीज में चल रहे गोरख धंधे पर बात करेंगे। आपसे पूछेंगे और बताएंगे कि कहीं आपके बच्चे जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे या कॉलेज में या इंस्टीट्यूट में उसकी डिग्री फर्जी तो नहीं, कैसे पता कर सकते हैं आप। इसके अलावा बिहार में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के गठबंधन, गुप्तेश्वर पांडे के टिकट के इंतजार और हाथरस मामले के अपडेट्स भी देंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए ये वीडियो। ये विजुअल्स पश्चिम बंगाल से हैं। हावड़ा में बीजेपी कार्यकर्ता पुलिस की तरफ से लगाई गई बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए। प्रदेश के दूसरे हिस्सों में भी हिंसक प्रदर्शन हुए, लेकिन वजह क्या है? बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं की हत्याओं के खिलाफ न बनना चलो आंदोलन चला रही है। आज राज्य में भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से 4 रैलियां निकली। बीजेपी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के दफ्तर की तरफ बढ़ रहे थे। इस दौरान कोलकाता, हावड़ा और हेस्टिंग्स में हुए प्रदर्शनों में कार्यकर्ताओं की पुलिस से भिड़ंत हुई। फिर पुलिस ने लाठियां चटकाई और वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ। इसमें कई भाजपा नेता और कार्यकर्ता घायल हुए। हड़बड़ी में सड़कों पर टायर जलाए गए, पथराव की खबरें हैं। नबन्ना सचिवालय के सामने भी कार्यकर्ताओं का पुलिस से टकराव हुआ। सचिवालय को 2 दिनों के लिए बंद करने का फैसला लिया गया है। ड्रोन से कार्यकर्ताओं पर निगरानी रखी जा रही है। विद्यासागर सेतु और हावड़ा ब्रिज को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और पुलिस हाई अलर्ट पर है। इस आंदोलन में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष, लॉकेट चटर्जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय भी सड़कों पर उतरे। हाल ही में भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने सांसद तेजस्वी सूर्या भी प्रदर्शन में शामिल हुए। कोविड संक्रमण के चलते सरकार ने बड़े जमावड़ों से इनकार किया है। ये सवाल कैलाश विजयवर्गीय से पूछा गया और उनका ये जवाब था। प्रजातांत्रिक तरीके से हम निर्माण का घेराव करना चाहते हैं, किंतु ये लोग अप्रजातांत्रिक तरीके से, तानाशाही तरीके से आज पूरे आंदोलन को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। कि हम डरने वाले नहीं हैं, झुकने वाले नहीं हैं। इस सरकार को जब तक उखाड़ के नहीं फेंकेंगे, जब तक चैन से नहीं बैठेंगे। पिछले दिनों कुछ लोगों ने उत्तरी 24 परगना के बीजेपी नेता और पार्षद मनीष शुक्ल की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्यारे बाइक पर सवार थे। पुलिस का कहना है कि मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस घटना के बाद बीजेपी आक्रामक है। पार्टी पहले भी राज्य में अपने कार्यकर्ताओं की कथित हत्या को लेकर सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर आरोप लगाती रही है। ममता बनर्जी लाख केंद्र पर इल्जाम लगाए, लेकिन ये बात किसी से छिपी नहीं है कि उनके अपने राज्य में राजनीतिक हत्याओं का न सिर्फ इतिहास है, बल्कि वो वर्तमान में भी बदस्तूर जारी है। सूबा फिलहाल ममता का है, तो कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी उनकी है। अगर इन हत्याओं के लिए उनकी पार्टी को दोष दिया जा रहा है, तो उन्हें निष्पक्ष जांच करवानी चाहिए। ये वक्त अपनी गिरेबान में झांकने का है। अब बढ़ते हैं दिन की सुर्खियों की तरफ। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 78,524 नए मामले सामने आए और 971 लोगों की मौत हुई। देश में अब तक ज्ञात कुल मामले हो गए हैं 68,35,656। इसमें एक्टिव मामलों की संख्या है 9,02,425 और ठीक हुए मरीजों की संख्या 58,27,705। मौत का कुल आंकड़ा 1,05,526 के पार है। अगली सुर्खी यूपी के हाथरस मामले से जुड़ी है। इस मामले में 4 आरोपी हैं, संदीप, लवकुश, रवि और रामू। उन्होंने जेल से हाथरस के एसपी के नाम एक चिट्ठी लिखी। जेल प्रशासन ने बताया कि नियमों के तहत चिट्ठी आगे बढ़ा दी गई। मुख्य आरोपी संदीप ने इस चिट्ठी में लिखा कि हम सभी निर्दोष हैं। उसने दावा किया कि पीड़िता के साथ उसकी दोस्ती थी और ये बात लड़की के परिवार को पसंद नहीं थी। उसने कहा कि लड़की से कभी कभार फोन पर बात होती थी। घटना के दिन खेत पर उससे मुलाकात हुई।
पीड़ित की मां और भाई के कहने पर मैं घर चला आया। उसने आरोप लगाया कि मां और भाई ने लड़की को मारा पीटा, जिससे उसकी मौत हो गई। चिट्ठी में संदीप ने लिखा कि पीड़िता की मां और भाई ने मुझे और 3 अन्य लोगों को आरोप में फंसाकर जेल भिजवा दिया। मैंने कभी लड़की के साथ गलत काम नहीं किया। वहीं पीड़िता के परिवार का कहना है कि आरोपी सजा से बचने के लिए ये दांव चल रहे हैं। पीड़िता के परिवार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका भी दाखिल की कि पुलिस प्रशासन की बंदिशों के चलते परिवार घर में कैद होकर रह गया है। परिवार की तरफ से एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं सुरेंद्र कुमार, उन्होंने ये याचिका दाखिल की। अर्जी में कहा गया कि लोगों से मिलने जुलने की पूरी छूट दी जाए, अपनी बात खुलकर रखे जाने की इजाजत मिले। वहीं पुलिस ने पूछताछ के लिए गांव के 40 लोगों को तलब किया है। इसके अलावा सीबीआई की जांच होगी या नहीं होगी, सरकारी नोटिस आया या नहीं, इस पर भी अंदेशे जारी हैं। अगली सुर्खी भी यूपी से है। पिछले दिनों राज्य सरकार में मंत्री स्वाति सिंह ने लखनऊ में एक नायब तहसीलदार को सार्वजनिक कार्यक्रम में गुंडा कहा। इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। विवाद भी शुरू हो गए। मंत्री जी के विरोध में लखनऊ की सरोजनी नगर तहसील में लेखपाल काम का बहिष्कार कर रहे हैं। वकीलों ने भी एक दिन के कार्य बहिष्कार की घोषणा की। पूरा मामला क्या है? मंगलवार 6 अक्टूबर को महिला कल्याण, बाल विकास और पोषण की राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार स्वाति सिंह सरोजनी नगर में संपूर्ण समाधान दिवस पर पहुंची। यहां उन्होंने नायब तहसीलदार मनीष त्रिपाठी की कमर में पिस्टल लगी देखी तो भड़क गई। हड़काते हुए कहा कि ये नायब तहसीलदार है या गुंडा है। उन्होंने एसडीएम से नायब तहसीलदार के पिस्टल का लाइसेंस कैंसिल करने को कहा और यह भी कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं मुख्यमंत्री से कहकर कैंसिल करवा दूंगी और सस्पेंशन भी करवा सकती हूं। मुझे मेरी तहसील में ऐसे लोग नहीं चाहिए जो नॉनसेंस क्रिएट करें। और यहाँ पे तहसील दिवस है, तुम कहाँ घूम रहे थे? सारे अधिकारी तो यहाँ बैठे हैं। उधर नायब तहसीलदार मनीष त्रिपाठी ने अखबारों से बात करते हुए कहा कि मैं पिस्टल इसलिए कैरी करता हूं ताकि अपनी रक्षा कर सकूं, क्योंकि खनन माफियाओं को पकड़ते समय मेरे साथ कोई सिक्योरिटी नहीं होती। जान का खतरा होता है जब रात में रेड डालते हैं। मेरी पिस्टल का लाइसेंस है और वरिष्ठ अधिकारी इस बारे में जानते हैं। मैं किसी को अपनी पिस्टल से डराता धमकाता नहीं। वो मुझे कार्यक्रम में मौजूद ना होने की वजह से डांट रही थी। मैं अपने दफ्तर में काम कर रहा था। बाद में मुझे मैडम के पीएसओ ने बुलाया। अगले दिन बुधवार को स्वाति सिंह ने बयान जारी कर कहा कि सरोजनी नगर में अवैध खनन की शिकायतें आ रही हैं। मंगलवार को तहसील दिवस में जनसुनवाई के दौरान जब वो ग्रामीणों से बात कर रही थी तब वहां नायब तहसीलदार उपस्थित नहीं थे। खनन में नायब तहसीलदार मनीष त्रिपाठी की संलिप्तता की शिकायत मिल रही थी, ये भी मंत्री जी ने कहा। स्वाति सिंह पहले भी अफसरों से इस लहजे में बात करने को लेकर चर्चा में रही है। नवंबर 2019 में उनका एक कथित ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें वो लखनऊ के कैंट के सीईओ बीनू सिंह को अंसल एपीआई ग्रुप के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को लेकर फटकार रही थी। इसमें वो कथित तौर पर बोलती हैं कि कोई एफआईआर नहीं लिखी जाएगी। अंसल ग्रुप रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर के काम से जुड़ा है। इसके वाइस चेयरमैन प्रणव अंसल समेत 5 लोगों पर धोखाधड़ी और रंगदारी के मुकदमे दर्ज हैं। बताते हैं कि जब ये ऑडियो वायरल हुआ तब मुख्यमंत्री के दफ्तर से भी मंत्री जी को फटकार लगी थी। अगली सुर्खी बिहार के चुनावी माहौल से जुड़ी है। यहां रालोसपा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने आधिकारिक तौर पर नए मोर्चे का ऐलान किया। इसका नाम ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट रखा गया। इस गठबंधन में असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम, मायावती की बसपा, देवेंद्र यादव की समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक, ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और संजय चौहान की जनतांत्रिक पार्टी सोशलिस्ट शामिल है। आखिरी सुर्खी भी बिहार से है और चर्चित व्यक्ति के बारे में है। राज्य के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे, जिन्होंने पहले वीआरएस लिया फिर जेडीयू में शामिल हुए, उन्हें टिकट नहीं मिला। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने सहानुभूति में और कुछ लोगों ने मौज लेने के लिए हैशटैग चला दिया, आई स्टैंड विद गुप्तेश्वर पांडे। पूर्व डीजीपी पांडे सुशांत सिंह राजपूत मामले में बिहार बनाम महाराष्ट्र सरकार की उठापटक में काफी मुखर थे। कयास लगे कि अब तो वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। इस इच्छा को कई बार गुप्तेश्वर पांडे खुद ऑन रिकॉर्ड जाहिर भी कर चुके थे। हमेशा कहते थे कोई गुनाह है क्या चुनाव लड़ना। लेकिन 7 अक्टूबर को जेडीयू ने जब अपने 115 उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट जारी की तो इसमें गुप्तेश्वर पांडे का नाम नदारद था। कहा गया कि हो सकता है बीजेपी अपने कोटे से टिकट दे। बक्सर सीट की बात हवा में तैर रही थी, लेकिन देर रात बीजेपी ने बक्सर से परशुराम चतुर्वेदी के नाम का ऐलान कर दिया। 2009 के चुनाव से पहले भी चुनाव लड़ने के लिए गुप्तेश्वर पांडे वीआरएस ले चुके थे, लेकिन टिकट नहीं मिला था। तब वो बक्सर से बीजेपी का टिकट मांग रहे थे, सांसदी का। इस बार भी कुछ ऐसा ही सीन बन गया, लेकिन राजनीति संभावनाओं का खेल है। उनके करीबी कह रहे हैं कुछ ना कुछ तो मुख्यमंत्री जी जरूर देंगे।
वैसे टिकट न मिलने पर गुप्तेश्वर पांडे ने ज्ञान दिया, फेसबुक पोस्ट लिखकर अपने अनेक शुभचिंतकों के फोन से परेशान हूं, ये लिखा। कहा कि मैं उनकी चिंता और परेशानी समझता हूं। मेरे सेवा मुक्त होने के बाद सबको उम्मीद थी कि मैं चुनाव लड़ूंगा, लेकिन मैं इस बार बिहार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ रहा। हताश निराश होने की बात नहीं, धीरज रखें, जीवन संघर्ष में बीता है, जनता की सेवा करता रहूंगा, जीवन समर्पित है। समर्पण की ऐसी भावना पर बलाएं लेते हुए हम चलते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। नक्कालों से सावधान, हमारी कोई शाखा नहीं है, एक इकलौता असली। अमूमन कपड़ों और परचून की दुकान के बाहर लगाए जाने वाले ऐसे बोर्ड अब कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के बाहर भी लगा लेने चाहिए, क्योंकि जाली नोट से लेकर नकली दूध तक बना लेने वाले कलाकारों ने फर्जी विश्वविद्यालय खोल रखे हैं। जी, नकली यूनिवर्सिटी। यहाँ छात्र आते हैं, फीस देते हैं, बाकायदा क्लास लगती है, परीक्षा फीस वसूलने के बाद रिजल्ट जारी होता है, डिग्री दी जाती है, लेकिन ये किसी काम की नहीं होती। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने एक लिस्ट जारी करके बताया कि भारत में 24 फर्जी यूनिवर्सिटीज काम कर रही हैं। भारत में उच्च शिक्षा में गुणवत्ता का ध्यान रखने के लिए 1956 में बनाया गया था यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, मतलब विश्वविद्यालय आयोग, अनुदान आयोग। भारत में सभी सरकारी गैर सरकारी यूनिवर्सिटीज को यूजीसी के नियम मानने पड़ते हैं। इसके मुताबिक वही संस्थान डिग्री जारी कर सकते हैं जिनकी स्थापना संसद या किसी राज्य से पारित कानून के तहत हुई हो, जिन्हें यूजीसी एक्ट की धारा 3 के तहत मानित विश्वविद्यालय या डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी माना गया हो, या जिन्हें संसद के किसी कानून से डिग्री जारी करने की शक्ति मिली हो। ये नियम यूजीसी एक्ट 1956 की धारा 200, धारा 22(1) में दिए हुए हैं। यूजीसी एक्ट की धारा 23 कहती है कि इन नियमों के तहत आने वाले संस्थान ही अपने नामों के साथ यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब कोई संस्थान इन नियमों का पालन नहीं करता तो यूजीसी उसे गैर मान्यता प्राप्त या फेक करार देता है। इस साल फेक यूनिवर्सिटी वाली लिस्ट 7 अक्टूबर 2020 को आई। इसमें दिल्ली के 7, यूपी के 8, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के 2 और कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, पुदुचेरी और आंध्र प्रदेश के एक संस्थान का नाम है। गौर से सुनिए ये नाम: कमर्शियल यूनिवर्सिटी लिमिटेड दरियागंज दिल्ली, यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी दिल्ली, एडीआर सेंट्रिक ज्यूरिडिकल यूनिवर्सिटी दिल्ली, राजा अरबिक यूनिवर्सिटी नागपुर, महिला ग्राम विद्यापीठ प्रयाग, महाराणा प्रताप शिक्षा निकेतन विश्वविद्यालय प्रतापगढ़। पूरी लिस्ट हम आपको लगातार स्क्रीन पर दिखाते रहेंगे। यूपी इस लिस्ट में न सिर्फ टॉपर है, बल्कि वो और अंकों के साथ अव्वल आता अगर भारतीय शिक्षा परिषद लखनऊ का मामला जिला न्यायाधीश लखनऊ के सामने विचाराधीन नहीं होता। अब आप पूछेंगे, ये जाली यूनिवर्सिटी खड़ी कैसे हो जाती हैं? इनका कैंपस कहाँ होता है? बच्चे कहाँ से आते हैं? तो इस सवाल का जवाब ढूंढना बड़ी मशक्कत का काम है। इनमें से ज्यादातर संस्थानों की अपनी कोई वेबसाइट नहीं, इन्हें गूगल मैप्स पर खोजा नहीं जा सकता। जस्ट डायल जैसे पता और नंबर बताने वाली वेबसाइट्स तक पर इनका नाम डालने पर एक फ़ोन नंबर नहीं मिलता। लेकिन क्या इन यूनिवर्सिटीज़ को ज़मीन पर खोजा जा सकता है? हमें इस लिस्ट में से पहले संस्थान कमर्शियल यूनिवर्सिटी लिमिटेड का लेखा जोखा इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट में मिला। ये दिल्ली के दरियागंज में गोलचा सिनेमा के पास स्थित एक इमारत से चलती है। इंडिया टुडे की पत्रकार आस्था सक्सेना यहाँ पहुँचती हैं तो एक बुजुर्ग कहते हैं, ये यूनिवर्सिटी नहीं है। क्या आपको बाहर कोई बोर्ड दिखा जिस पर यूनिवर्सिटी लिखा था? बगल के कमरे में 2 लोग बैठे मिलते हैं जो बताते हैं कि यूनिवर्सिटी कई सालों से बंद पड़ी है, यहाँ कोर्स नहीं चलता, हमें बस यहाँ बैठे रहने के पैसे मिलते हैं। लेकिन आसपास के लोग बताते हैं कि इस कथित यूनिवर्सिटी में बड़ी तादाद में छात्र आते हैं और नियमित रूप से क्लास होती है। इसके बाद आस्था एडीआर सेंट्रिक ज्यूरिडिकल यूनिवर्सिटी पहुंचती है जो यूजीसी की लिस्ट में 4थे नंबर पर है। लिस्ट के मुताबिक ये कथित यूनिवर्सिटी नई दिल्ली के राजेंद्र प्लेस में स्थित है, लेकिन यहाँ प्लांट प्रोटेक्शन कंसल्टेंट का घर और ऑफिस मिलता है। बाहर तैनात गार्ड राम सिंह कहते हैं, ये यूनिवर्सिटी वाले पिछले 8 साल से यही पता दे रहे हैं। हर साल लोग आकर पूछते हैं, हम यही बताते हैं, यहाँ कोई यूनिवर्सिटी नहीं। आस्था इसके बाद यूजीसी की लिस्ट में 13वें नंबर पर दिए नाम वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय का पता लगाने जाती हैं। इसके 2 पते हैं, एक बनारस में, दूसरा दिल्ली के जगतपुरी में, लेकिन यूनिवर्सिटी नहीं मिलती। यही हाल लिस्ट में दूसरे नंबर पर लिखी यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी का, तीसरे नंबर पर लिखी वोकेशनल यूनिवर्सिटी का और 5वें नंबर पर लिखी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग का भी था। फेक यूनिवर्सिटी, फेक पता। आस्था सक्सेना की रिपोर्ट बताती है कि यूजीसी की ये लिस्ट कितनी महत्वपूर्ण है। ऐसी फर्जी यूनिवर्सिटी बच्चों को ठग ना पाए, इसके लिए कितना बढ़िया इंतजाम किया यूजीसी ने। सरकार के हर काम में खामी ढूंढने वालों के आगे तो इस लिस्ट को बैनर बनाकर लगा देना चाहिए। यही सोच रहे हैं ना? लेकिन मजे की बात जानते हैं, यूजीसी की लिस्ट आई 7 अक्टूबर 2020 को और इस लिस्ट में बताए गए संस्थानों पर इंडिया टुडे की आस्था सक्सेना ने यह रिपोर्ट 3 जुलाई 2015 को ही छाप दी थी।
जी, दिल्ली की जिन 8 फर्जी यूनिवर्सिटीज का नाम 2020 की लिस्ट में है, उनमें से 6 के नाम 2015 की लिस्ट में भी थे। बहुत बेसिक सा सवाल हमारे मन में आ सकता है कि 2015 से अब तक ये यूनिवर्सिटी बंद क्यों नहीं करवाई गई? क्या यूजीसी अपनी लिस्ट में 5 साल पुराने नाम देखकर चौंकता नहीं? अगर ये समाचार देखते हुए आपको जरा सी भी हैरानी हो रही है तो आपको मानस प्रीतम गोहाइन की ये रिपोर्ट दिखाते हैं जो उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए की थी। 27 जनवरी 2012 की इस रिपोर्ट में दिसंबर 2011 में जारी फर्जी यूनिवर्सिटी वाली लिस्ट के संस्थानों की जानकारी मिलती है। इस खबर में भी कमर्शियल यूनिवर्सिटी लिमिटेड का नाम है। मानस जब वहां पहुंचे तो एक शख्स ने माना कि ये एक यूनिवर्सिटी है। इसके मालिक वीके गोयल ने तब कहा, हम खुद देश भर के बच्चों को बीकॉम की डिग्री देते हैं। बच्चे हमें आंसर शीट देते हैं, हम उन्हें चेक करके नंबर देते हैं, फिर डिग्री जारी करते हैं। हम एक प्राइवेट संस्था हैं और हमारा यूजीसी से कोई लेना देना नहीं। साफ है, गोयल देश भर के बच्चों को फर्जी डिग्री बांट रहे हैं। लेकिन गोयल ने यह नहीं बताया था कि उनके पास स्टूडेंट्स कितने हैं। फर्जी यूनिवर्सिटी के सिस्टम पर खौफ खाते हुए इस बात पर ध्यान दीजिए कि जिन 6 फर्जी यूनिवर्सिटीज का नाम आस्था सक्सेना 2015 में अपनी रिपोर्ट में बता चुकी हैं, उन्हीं 6 के नाम आपको मानस प्रीतम गोहाइन की 2012 वाली रिपोर्ट में भी मिलेंगे, जो यूजीसी की 2011 वाली लिस्ट पर आधारित थे। यही नहीं, यूजीसी ने अपनी वेबसाइट पर 1994 से लेकर अब तक हर साल के लिए फेक यूनिवर्सिटी की लिस्ट दी। हमने पाया कि 2020 की लिस्ट में 12 संस्थान ऐसे हैं जो 1994 से यूजीसी की फेक यूनिवर्सिटी की लिस्ट में शामिल हैं। हर साल की लिस्ट में 18 से 20 नाम होते हैं, कभी कभार ऊपर नीचे हो जाता है। इनमें से 12 नाम हर बार दिए जाते हैं। ऐसा 2 ही सूरतों में हो सकता है। पहला, यूजीसी की लिस्ट से डरकर भारत के दूसरे तमाम संस्थानों ने या तो मान्यता ले ली या फिर काम बंद कर दिया, इसलिए इस लिस्ट में नाम ज्यादा ऊपर नीचे नहीं हो रहे। लेकिन यह समझ नहीं आता कि ये 12 जिद्दी संस्थान बंद क्यों नहीं हुए, जबकि 26 साल से इनका नाम लिस्ट में आ रहा है। यूजीसी जैसी नियामक संस्थाएं अपना काम कितने अच्छे से कर रही हैं, ये आप उन जेआरएफ स्कॉलर से पूछ सकते हैं जो 9-9, 10-10 महीने से अपनी स्कॉलरशिप का इंतजार कर रहे हैं। बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप पर एक दूसरे से पूछते हैं, भैया तुम्हारी स्कॉलरशिप आई क्या? कभी कभार ट्वीट भी कर देते हैं, लेकिन हर बार यही जवाब ऊपर से, बजट नहीं आ रहा। फर्जी यूनिवर्सिटी वाली बात पर लौटें तो आप अपने ही शहर में उन गलियों में घूमिए जहां कोचिंग संस्थान है। वहां आपको एक ना एक ऐसा कॉलेज या यूनिवर्सिटी चलती जरूर मिल जाएगी जिसको देखकर आपको समझ नहीं आएगा कि इसका ऑफिस कहाँ है, क्लास कहाँ होती है, कितने कमरों में होती है, मैदान कहाँ है, टीचर्स कैसी मान्यता, कैसी डिग्रीधारी है। 2-3 मंजिलों की इमारतों में केजी से लेकर पीएचडी तक की पढ़ाई चलती है। क्यों? क्योंकि सरकार ने बहुत पहले ही सभी बच्चों को सीट देने का इरादा छोड़ दिया। तो लोग निजी संस्थानों की शरण में हैं और वहां यूजीसी की नाक के नीचे क्या चल रहा है हम आपको बता चुके हैं। ये सब इसलिए हो पा रहा है क्योंकि आप अपने नेताओं से ये उम्मीद नहीं करते कि वो शिक्षा पर बात करें। शिक्षा घोषणा पत्र में कहीं अंदर के कॉलम में लिखी होती है। आप भी खराब शिक्षा पर अपने नेताओं से नाराज होना भूल चुके हैं। नतीजा क्या है, उसकी एक छोटी सी तस्वीर हमने आपको दिखा दी। अब आपको एक बेहद हैरान करने वाली जानकारी देते हैं। मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि टीआरपी के खेल को किस तरह कुछ प्राइवेट चैनल प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। इन चैनलों में से एक नाम रिपब्लिक टीवी का भी है। रिपब्लिक टीवी हाल ही में नंबर 1 टीआरपी लाने वाला चैनल बना। इस चैनल का नाम आपने सुशांत सिंह राजपूत मामले में कई दफा सुना होगा। चैनल पर खबर के जगह सनसनी फैलाने के आरोप लगे। पहले हम आपको परमबीर सिंह की बात सुनवाते हैं। एक नया रैकेट जो कि मुंबई पुलिस के हमारी क्राइम ब्रांच के हाथ लगा है, अनर्थ किया गया है। ये रैकेट है फॉल्स टीआरपी का। आप सभी जानते हैं टीआरपी का अर्थ टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट्स होता है। टेलीविज़न की जो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री है उसका एस्टिमेट 30 से 40 हज़ार करोड़ के बीच में लगाया जाता है। एंड एडवर्टाइजमेंट के रेट किस प्रकार से फिक्स किए जाएंगे वो टीआरपी के ऊपर निर्भर करता है, कौन से चैनल को किस हिसाब से टीआरपी का रेट, एडवर्टाइजमेंट का रेट मिलेगा। तो टीआरपी पॉइंट में अगर छोटा सा भी बदलाव होता है मैनिपुलेशन से या अदरवाइज, उसका असर हंड्रेड्स ऑफ करोड़ में पड़ता है। रेवेन्यू पे, एडवर्टाइजर से जो पैसा आता है उस पर पड़ता है। कुछ लोगों को उसका फ़ायदा होता है और कुछ लोगों को उसका नुकसान होता है। टीआरपी को मेजर करने के लिए एक BARC नाम की
एक एजेंसी है, ऑर्गेनाइजेशन है जो कि टीआरपी को मेजर करने का काम करती है। इस कार्य के लिए ये बैरोमीटर्स इंस्टॉल करते हैं देश भर में, अलग अलग शहरों में, और देश में, पूरे देश में लगभग 30,000 या उससे थोड़े अधिक बैरोमीटर्स लगाए गए हैं और लगभग 2,000 बैरोमीटर्स मुंबई में इंस्टॉल किए गए हैं टीआरपी को मेजर करने के लिए। बैरोमीटर्स कहाँ इंस्टॉल किए गए हैं, ये डेटा कॉन्फिडेंशियल होता है, और ये बैरोमीटर्स को इंस्टॉल और मेंटेनेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट है बीएआरसी ने एक हंसा नाम की कंपनी को दिया गया था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये बात सामने आई कि कुछ एक्स एम्प्लॉयज़ हंसा के, जो कि बीएआरसी के साथ काम करते हैं, वो इस डेटा को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे, टेलीविज़न चैनल से शेयर कर रहे थे, और शेयर करने के बाद उन हाउस होल्ड्स को जिनका डेटा दिया जा रहा था पैसा देकर टीआरपी को मैनिपुलेट करने का कार्य किया जा रहा था। जो मैनिपुलेटेड हाउस होल्ड्स थे, जो डेटा मैनिपुलेट किया जा रहा था, उन हाउस होल्ड्स को बोला जाता था कि आप किसी विशेष चैनल को ऑन रखिएगा, आप देखें या ना देखें, लेकिन ये चैनल ऑन रहना चाहिए, आप घर में हैं या नहीं हैं, ये चैनल ऑन रखिए। और ऐसा भी देखने को आया कि कुछ व्यक्ति तो जो अनपढ़ हैं, अनएजुकेटेड हैं, उनके घर में इंग्लिश के चैनल्स को ऑन करके रखने की डील की गई थी। एक पहले हमने हंसा का एम्प्लॉय पहले अरेस्ट किया, एक्स एम्प्लॉय, और उससे जानकारी मालूम पड़ी कि इस प्रकार के उसके और भी कुछ साथी थे जो हंसा के लिए काम करते थे, बीआरसी के लिए काम करते थे। 2 व्यक्तियों का अरेस्ट करके कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया, उनकी हमको कस्टडी 9 अक्टूबर तक मिल चुकी है, और उनके कुछ साथी हम उनको ढूंढ रहे हैं। कुछ मुंबई में हैं, कुछ मुंबई से बाहर भी हो सकते हैं। जो ये कार्य करते थे, इन चैनल्स के बिहाफ पे ये लोग जाकर हाउस होल्ड्स को पैसा देते थे पर मंथ के हिसाब से, और कुछ चैनल्स को कॉन्स्टेंटली अपने घर में ऑपरेट करने के लिए मैनिपुलेट किया जा रहा था। जो एक व्यक्ति पकड़ा गया है, उसके अकाउंट से हमने करीब 20 लाख रुपए सीज कर लिए हैं, और उसके अलावा करीब 8.5 लाख रुपया कैश में हमने उसके बैंक लॉकर से भी जब्त कर लिया है। अभी तक जो हमारे सामने जानकारी आई, जो अब तक इन्वेस्टिगेशन हुआ, उसमें 3 ऐसी आइडेंटिटीज़ हैं या 3 ऐसे चैनल्स कहूँगा जिनके बारे में हमको जानकारी प्राप्त हुई है, एविडेंस प्राप्त हुई है। 2 तो छोटे चैनल थे, एक तो फख्त मराठी और दूसरा बॉक्स सिनेमा। आई रिपीट, फख्त मराठी एंड बॉक्स सिनेमा, इनके जो ओनर्स हैं उनको आज कस्टडी में ले लिया गया है, अरेस्ट कर लिया गया है। जो गुनाह दाखिल किया गया था बीआरसी की या हंसा की कंप्लेंट पर, वो था क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का एंड चीटिंग का, 409 एंड 420 ऑफ इंडियन पिनल कोड। कंप्लेनेंट था, जैसे मैंने आपको बताया, हंसा नाम की एजेंसी है जो बीआरसी के लिए काम करती है। बीएआरसी ने जो अपनी एनालिटिकल रिपोर्ट सबमिट की, बीएआरसी ने जो अपनी एनालिटिकल रिपोर्ट सबमिट की है, उसमें जो नाम सामने आया है वो है रिपब्लिक टेलीविजन का, जिसमें के सस्पिशियस ट्रेंड्स टीआरपी के देखे गए। आपने अक्सर ये शब्द सुना होगा टीआरपी,
कभी कभी टीआरपी रेटिंग शब्द का इस्तेमाल भी होता है। सीरियल दिखाने वाले चैनल हो या हमारी तरह खबर दिखाने वाले, सबका प्रदर्शन टीआरपी के आधार पर आंका जाता है। अगर वो टीवी पर है, सेट टॉप बॉक्स के जरिए है, टीआरपी को खींचेंगे तो बनेगा टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। ये रेटिंग बताती है कि फलाने चैनल को कितने लोग देखते हैं। कितने ज्यादा लोग चैनल देखेंगे, उतनी ज्यादा चैनल को विज्ञापनों के जरिए कीमत मिलेगी। तो टीआरपी चैनलों के लिए रोजी रोटी का साधन है। टीआरपी ऊपर जाती है तो शाबाशी मिलती है, नीचे आती है तो डांट पड़ती है। टीआरपी बढ़ाने के लिए ही चैनल नित नए तरीके अपनाते हैं। कैसे तरीके? कोई कहता है कि नया और बेहतर कंटेंट, कोई करता है कि दूसरे ड्रामेटिक तरीके। आप टीवी देखते हैं, आपको पता ही होंगे सब तरीके। टीआरपी मालूम करने के लिए भारत के अलग अलग हिस्सों में टीवी या सेट टॉप बॉक्स के साथ एक डिवाइस लगाई जाती है। इसे कहते हैं पीपल्स मीटर। किसी इलाके में लगे कुछ पीपल्स मीटर की रीडिंग को उस पूरे इलाके की रेटिंग माना जाता है। ये जाने कि मीटर हजारों की संख्या में लगे हैं और इस सिस्टम की आलोचना ये कहकर की जाती है कि ये मीटर ज्यादातर शहरी इलाकों में लगे हैं, इसलिए टीआरपी ज्यादातर शहरी इलाकों की पसंद बताती है। लोग कहते हैं कि बाइंग कैपेसिटी, खरीदने की क्षमता भी वहीं पर ज्यादा होती है। भारत में ये काम करने वाली सबसे बड़ी संस्थाओं में से एक है बार्क। बार्क का फुल फॉर्म BARC का ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल ऑफ इंडिया। जैसा कि परमवीर सिंह ने बताया, पीपल मीटर या बैरोमीटर कहां लगे हैं ये ना तो दर्शक को बताया जाता है ना ही चैनल को, ताकि जो भी रेटिंग आए वो बिल्कुल स्वाभाविक पसंद को दर्शाए। मुंबई पुलिस के मुताबिक इसी गोपनीयता के सिद्धांत में घपला हुआ है। पीपल मीटर लगाने का काम मिला था हंसा नाम की कंपनी को। इसके कुछ पूर्व कर्मचारियों ने टीवी चैनल वालों को बता दिया कि मीटर कहां लगा है, किसके सेट टॉप बॉक्स में लगा है। इसके बाद चैनलों ने मीटर वाले घरों को 400 से 500 रुपए देकर कहा कि आप फलाना चैनल चालू रखिए। फलाना कौन? मुंबई पुलिस कमिश्नर के मुताबिक 3 चैनल, मराठी चैनल फकत मराठी, बॉक्स सिनेमा और रिपब्लिक टीवी। फकत मराठी और बॉक्स सिनेमा के मालिकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। रिपब्लिक टीवी के प्रमोटर, इन्वेस्टर और डायरेक्टर की भूमिका की जांच हो रही है। इस मामले में गिरफ्तारियां भी हुई हैं और पैसा भी बरामद हुआ है। इस मामले में बार्क और हंसा ने मुंबई पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई है। मामला दर्ज हुआ आईपीसी की धारा 409 और 420 के तहत, यानी धोखाधड़ी और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। पुलिस पैसे देने वालों और पैसे लेने वालों दोनों से पूछताछ करने वाली है, ताकि ये पता चल सके कि इस धोखाधड़ी में शिकार कौन है और धोखेबाज कौन। ये जानकारी केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय को भी दी गई है। इस मामले में रिपब्लिक टीवी के एडिटर अर्णव गोस्वामी ने भी अपना पक्ष रखा। कहा कि मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह रिपब्लिक टीवी पर जो आरोप लगा रहे हैं वो झूठे हैं और इसकी वजह यह है कि चैनल ने उनसे सुशांत सिंह मामले में सवाल किए। आगे अर्णव कहते हैं कि पालघर के चलते मुंबई के पुलिस कमिश्नर ये बदला ले रहे हैं, जबकि पालघर का मामला अलग है। गोस्वामी ने कहा कि हम मानहानि का दावा करेंगे। वैसे गोस्वामी के इस बयान पर कई लोगों ने कहा कि अगर मानहानि के दावे की बात है तब तो सबसे ज्यादा मुकदमे उन्हीं के खिलाफ होने चाहिए। इस मामले में जो भी अपडेट होंगे, जो भी तथ्य होंगे, हम आपको देते रहेंगे, क्योंकि हम तथ्य के साथ हैं, बिना चीखे चिल्लाए। आज के ललन टॉप शो में इतना ही। आखिरी में काका हाथरसी की ये पंक्तियां सुनिए। बाबू सर्विस ढूंढते थक गए करके खोज, अपर श्रमिक को मिल रहे 40 रुपए रोज। 40 रुपए रोज इल्म को कूट रहे हैं, ग्रेजुएट जी रेल और बस लूट रहे हैं। पकड़े जाएं तो शासन को देते गाली, देख लीजिए शिक्षा पद्धति की खुशहाली। अगर शिक्षा पर ध्यान नहीं देंगे तो हमारा और आपका उत्थान नहीं होगा। इसलिए जरूरी है कि नागरिक, समाज और सरकार सबसे ज्यादा मुस्तैदी इसी को लेकर दिखाएं। शुभ रात्रि। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी।